Assalamu alaikum everyone, this is Hamza Khan. I hope you are doing well. Today I will be sharing with you one of the popular scholarship program for the undergraduate student. So those students who want to study their undergraduate degree program under a scholarship, तो आज हम एक ऐसी स्कॉलरशिप के बारे में बात करेंगे अगर आप उसमें अप्लाई करते हैं तो आप ये अपॉर्चुनिटी गेट करें कि आप उस स्कॉलरशिप के थ्रू अपनी अंडर ग्रेजुएट स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। तो जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ये एक पॉपुलर स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जिसका नाम है मैक्स स्कॉलरशिप प्रोग्राम। ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, कल्चर, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ जापान की तरफ से इंटरनेशनल स्टूडेंट को प्रोवाइड किया जाता है ईच ईयर, ताकि वो अपनी अंडर ग्रेजुएट जो डिग्री प्रोग्राम है उसे स्टडी कर सकें। मैक्स एक्चुअली एक जापानीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम है और ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि वो अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सके और उन नंबर ऑफ बेनिफिट्स जो है प्रोवाइड किए जाते हैं अंडर दिस स्कॉलरशिप प्रोग्राम। एंड अपार्ट फ्रॉम नंबर ऑफ बेनिफिट, स्टूडेंट जो है वो अपने आप को प्रिपरेटरी कोर्स के अंदर भी एनरोल करवा सकते हैं जो कि 1 ईयर का जापानीज लैंग्वेज का एक कोर्स होता है, ताकि उन्हें अंडरस्टैंडिंग हो सके जापानीज लैंग्वेज के बारे में। और इन केस अगर आप चाहते हैं कि आप उस कोर्स में अपने आप को एनरोल ना करवाएं, तो आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी स्टडी को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो देन आप अपनी डायरेक्ट प्लेसमेंट उस यूनिवर्सिटी में करवा सकते हैं। लेकिन उसके लिए देन आपके पास जो जापानीज लैंग्वेज है उसकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। तो हर साल जो मैक्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की स्कॉलरशिप है वो ओपन होती है फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट, और जो एप्लीकेशन होती है वो यूजुअली 1 साल पहले ओपन होती है। देन स्टूडेंट की जो स्कॉलरशिप है वो स्टार्ट होती है नेक्स्ट ईयर। तो इट्स मीन कि जो एप्लीकेशन है फॉर द मैक्स अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2024 वो 2023 में ओपन होगी। हम बात करें कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर कौन लोग अप्लाई करेंगे और बेनिफिट्स क्या होंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, कब एप्लीकेशन ओपन होती हैं, सबमिशन किस तरह से होती है, कितने मेथड है स्कॉलरशिप के अंदर अप्लाई करने के, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो डिफरेंट हमारे पास स्टडी फील्ड्स हैं जिनके अंदर आप अपने मेजर के मुताबिक अप्लाई कर सकते हैं। तो वो जो स्टडी फील्ड्स हैं वो रिलेटेड टू नेचर साइंसेज हैं, सोशल साइंसेज हैं और ह्यूमैनिटीज़ हैं। तो इनमें से कोई भी जो फील्ड ऑफ स्टडी है अगर आपको अच्छी लगती है तो आप उसको चूज़ कर सकते हैं। और देन उस जो आपने फील्ड चूज़ की है इसमें नंबर ऑफ मेजर्स जो हैं वो ऑफ़र किए जा रहे हैं। वो मेजर जो है वो बिज़नेस से रिलेटेड हो सकते हैं, हिस्ट्री से रिलेटेड हो सकते हैं, मेडिसिन से रिलेटेड हो सकते हैं, इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो सकते हैं, लिटरेचर से रिलेटेड हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ मेजर प्रोग्राम्स जो हैं अवेलेबल हैं, जिनमें से जो मेजर प्रोग्राम आपका डिज़ायर मेजर प्रोग्राम है, आप उसको चूज़ कर सकते हैं और देन अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं अंडर दिस स्कॉलरशिप प्रोग्राम। तो ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ये हमें क्या कवरेज प्रोवाइड करेगा, यानी स्कॉलरशिप प्रोग्राम के क्या बेनिफिट हैं अगर हम इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करते हैं। तो जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है स्टूडेंट को नंबर ऑफ बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है। सबसे पहला बेनिफिट जो स्टूडेंट एक स्कॉलरशिप के अंदर जो है वो सर्च कर रहे होते हैं वो है उनकी ट्यूशन फ़ी। तो जो ट्यूशन फ़ी की कवरेज है वो यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है स्कॉलरशिप प्रोग्राम का कि आपकी जो ट्यूशन फ़ी है वो कवर अप होती है इन द मैक्स स्कॉलरशिप प्रोग्राम, जो कि एक जापानीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। इसी के साथ-साथ आपको जो है मंथली अलाउंस भी प्रोवाइड किया जाता है और जो फ़ी है रिलेटेड टू द एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन वो फ़ी भी कवर की जाती है स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंडर। आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन है टू जापान और आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन है फ्रॉम जापान, इसकी भी आपको कवरेज प्रोवाइड की जाती है। यानी जब आप जापान आएँगे तो उसके लिए आपको एक एयरलाइन टिकट प्रोवाइड की जाती है और जब आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लेंगे अंडर दिस स्कॉलरशिप प्रोग्राम, यानी जब आप अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेंगे अंडर दिस स्कॉलरशिप प्रोग्राम, तो देन भी आपको एक एयरलाइन टिकट प्रोवाइड की जाएगी फ्रॉम जापान। इसी के साथ-साथ आपका जो ट्रैवल एक्सपेंस है उसकी भी आपको कवरेज प्रोवाइड की जाती है। तो ये चीज़ें जो हैं वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंडर कवर होती हैं जो कि स्टूडेंट को प्रोवाइड की जाती हैं। अगर जो स्टूडेंट है वो एक अंडर ग्रेजुएट जो मैक्स स्कॉलरशिप प्रोग्राम है उसके लिए अप्लाई करता है और उसकी इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर सिलेक्शन हो जाती है। नाउ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग, व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? ये वो चीज़ होती है जो स्टूडेंट एक्चुअली सर्च कर रहे होते हैं। तो डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं जिसको आपको मीट करना पड़ेगा अगर आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने चाह रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि आपके पास जापानीज़ नेशनैलिटी है वो नहीं होनी चाहिए जब आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हो। क्योंकि आप एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो एज है दैट शुड बी अंडर 25 ईयर ऑफ एज। हम एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो इट्स मीन कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम से पहले आपके पास 12 ईयर्स ऑफ जो स्कूलिंग है उसका कंप्लीट होना आपके पास ज़रूरी है। तो वो इंटरनेशनल स्टूडेंट जो अपनी स्टडी को कंप्लीट करना चाहते हैं फ्रॉम जापान और लर्न करना चाहते हैं जापानीज़ लैंग्वेज को,
तो वो स्टूडेंट डेफिनेटली स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो प्रीवियसली मैक्स स्कॉलरशिप को अवेल कर चुके हैं, वो स्टूडेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। सो द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड इफ वी वांट टू अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप प्रोग्राम। तो नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपने इंश्योर करना है कि आप उनको अपनी एप्लीकेशन के साथ सबमिट करें, ताकि आपकी एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट कंसीडर की जाए। तो जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपने सबमिट करना है वो एप्लीकेशन फॉर्म इटसेल्फ होगा। इसी के साथ आपने जो है अपनी एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट को सबमिट करना है, अपनी जो सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन है उसको आपने सबमिट करना है, और रिकमेंडेशन लेटर को आपने सबमिट करना है। मेडिकल जो सर्टिफिकेट है आपका, आपने उसको सबमिट करना है। आपका जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है आपने उसको सबमिट करना है, और एक प्रेफरेंस फॉर्म होता है रिगार्डिंग योर प्लेसमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी, आपने उसको सबमिट करना है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस डॉक्यूमेंट कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट भी होते हैं जो किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट ने सबमिट करने होते हैं एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। तो इन केस वो डॉक्यूमेंट अगर आपसे भी रिक्वायर्ड हैं तो आपने भी उनको सबमिट करना है, और मेक श्योर करना है कि जितने भी डॉक्यूमेंट आप सबमिट करेंगे दैट शुड बी आइदर इन जापानीज लैंग्वेज और इन इंग्लिश लैंग्वेज। और अगर आपके डॉक्यूमेंट इन लैंग्वेजेस में नहीं है तो देन आपको उन्हें ट्रांसलेट करवाना पड़ेगा इनमें से किसी भी एक लैंग्वेज के अंदर, और जो डॉक्यूमेंट है देन उसको भी आपने साथ में अटैच करना है। तो ये वो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, जो कि रिक्वायर्ड होते हैं एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, जब आप मैक्स स्कॉलरशिप फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। तो अब बात करते हैं कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम का ड्यूरेशन कितना है। तो इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम का ड्यूरेशन होगा 5 ईयर्स का। अगर आपने एक ऐसा अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम चूज़ किया है जिसका ड्यूरेशन जो है 4 ईयर का है, और प्लस 1 ईयर का आपके पास एक प्रिपरेटरी कोर्स होगा, तो इस तरह से मिलाकर टोटल 5 ईयर का जो है आपके स्कॉलरशिप प्रोग्राम का ड्यूरेशन होगा। और इन केस अगर आपने जो है वो एक ऐसा मेजर चूज़ किया है जो कि मेडिसिन से रिलेटेड है, या एक ऐसा मेजर जो कि 6 ईयर का ड्यूरेशन पर होता है, तो देन टोटल 7 ईयर का जो है वो आपका स्कॉलरशिप का पीरियड होगा। तो ये ड्यूरेशन है इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम का। लेकिन वो स्टूडेंट जो प्रिपरेटरी कोर्स को नहीं करना चाहते, यानी डायरेक्ट प्लेसमेंट चाहते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, इन केस अगर उनके पास जैपनीज़ लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी है, तो जितना ड्यूरेशन उस डिग्री प्रोग्राम का होगा उतने ड्यूरेशन के लिए उन्हें स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई किस तरह से करेंगे, या अगर हमने स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना है तो उसके अप्लाई करने के कौन से मेथड है। तो इस स्कॉलरशिप के अंदर अगर आपने अप्लाई करना है तो इसके अंदर अप्लाई करने के 2 मेथड होते हैं, जिनको हम एम्बेसी रिकमेंडेशन कहते हैं और यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन कहते हैं। दोनों को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि दोनों मेथड में एक्चुअली होता क्या है। अगर हम बात करें एम्बेसी रिकमेंडेशन की, तो यहाँ पर आपने जो अपनी एप्लीकेशन है, अपने जो डॉक्यूमेंट है उसको आपने सबमिट करना होता है जापानीज़ एम्बेसी में, जो कि आपके कंट्री में लोकेटेड है। और डिफरेंट जो है वो सिलेक्शन का प्रोसेस होता है अगर आप इस मेथड से जाते हैं। सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट की वैल्यूएशन की जाती है, वहाँ पर आपकी सिलेक्शन होती है। देन आपसे एक रिटन टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, और लास्ट पर आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। तो इस तरह से आपकी सिलेक्शन की जाती है। सबसे पहले जो एम्बेसी इटसेल्फ है वो स्टूडेंट की सिलेक्शन करने के बाद, उनको शॉर्टलिस्ट करने के बाद उनके नेम को मैक्स्ड को रिकमेंड करती है, और फिर देन जो मैक्स्ड है वो सेकंड राउंड ऑफ सिलेक्शन करती है, और सेकंड राउंड ऑफ सिलेक्शन करने के बाद एप्लीकेंट को सिलेक्ट करती है, और जो फाइनल अनाउंसमेंट होती है रिगार्डिंग द सिलेक्शन ऑफ द स्टूडेंट फॉर द स्कॉलरशिप प्रोग्राम, वो जापानीज़ एम्बेसी की तरफ से की जाती है। तो इस तरह से एम्बेसी रिकमेंडेशन के अंदर हमने अप्लाई करना होता है, और इस तरह से एम्बेसी रिकमेंडेशन के अंदर स्टूडेंट की सिलेक्शन होती है फॉर द मैक्स अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम। जो रिटन टेस्ट होता है उसके जो सब्जेक्ट होते हैं वो वेरी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट कंट्री। लेकिन अगर आप सोशल साइंसेज और ह्यूमैनिटीज़ के फील्ड ऑफ स्टडी को चूज़ करते हैं तो उसके सब्जेक्ट जो हैं वो डिफरेंट होंगे फॉर द रिटन टेस्ट। और इसी तरह अगर आपने नेचुरल साइंसेज की जो फील्ड ऑफ स्टडी है उसको चूज़ किया है तो उसके जो सब्जेक्ट हैं फॉर द रिटन टेस्ट थोड़े-थोड़े डिफरेंट होंगे। तो अगर हम बात करें सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज़ के अंदर कौन से सब्जेक्ट आएँगे जिसमें से आपका टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा जो कि एक रिटन टेस्ट होगा, तो उसमें जापानीज़, इंग्लिश और मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट हैं इनका टेस्ट आपसे कंडक्ट करवाया जाएगा। और अगर आपने नेचुरल साइंसेज को चूज़ किया है फॉर योर फील्ड ऑफ स्टडी, तो इसमें जो सब्जेक्ट्स होंगे फॉर द रिटन टेस्ट दैट इंक्लूड जापानीज़, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और फिज़िक्स एंड बायोलॉजी में से कोई एक सब्जेक्ट होगा। तो जो सेकंड मेथड है स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करने का, दैट इज़ यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन। यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन में क्या होता है कि आपने अपनी एप्लीकेशन को फॉर द स्कॉलरशिप प्रोग्राम कंप्लीट जो हो उसको आपने सबमिट करना है उस यूनिवर्सिटी के अंदर जिसके अंदर आप अप्लाई करना चाहते हैं। देन जो वो जापानीज़ यूनिवर्सिटी है
वो जो है एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है उन स्टूडेंट का जिन्होंने अप्लाई किया होता है, और देन उन स्टूडेंट को रिकमेंड करती है नेक्स्ट को, और लास्ट पर फिर जो नेक्स्ट है वो फाइनल अनाउंसमेंट करता है रिगार्डिंग द सिलेक्शन ऑफ द स्टूडेंट फॉर द स्कॉलरशिप प्रोग्राम। तो इस तरह से आपने यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन मेथड के थ्रू अप्लाई करना है, और कुछ इस तरह से आपकी जो है वो सिलेक्शन होती है अगर आप यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन मेथड से अप्लाई करते हैं फॉर द नेक्स्ट अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम। एंड लास्ट पॉइंट रिलेटेड टू नेक्स्ट स्कॉलरशिप फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इज व्हेन द एप्लीकेशन ओपन फॉर दिस स्कॉलरशिप प्रोग्राम। तो जो एप्लीकेशन है फॉर द नेक्स्ट अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम, वो एम्बेसी रिकमेंडेशन के लिए एक डिफरेंट टाइम फ्रेम में ओपन होती हैं और यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन के लिए एक डिफरेंट टाइम फ्रेम में ओपन होती हैं। अगर हम बात करें एम्बेसी रिकमेंडेशन की, तो एम्बेसी रिकमेंडेशन के अंदर जो नेक्स्ट अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम की एप्लीकेशन है वो ओपन होती हैं अराउंड अप्रैल। और अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन की, तो जो यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन है इसमें जो एप्लीकेशन ओपन होती हैं फॉर द नेक्स्ट अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम, जो एप्लीकेशन की अनाउंसमेंट होती है वो वेरी कर रही होती है फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। तो यूजुअली जो एप्लीकेशंस का टाइम फ्रेम होता है वो जून में भी हो सकता है, अक्टूबर में भी हो सकता है, दिसंबर में भी हो सकता है, और जनवरी में भी हो सकता है। तो इस तरह से डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो एप्लीकेशंस को अनाउंस करती हैं। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू इन टुडेज़ वीडियो। आई होप कि आपको ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम है इसकी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर तो आप डेफिनेटली इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जो एप्लीकेशन है फॉर द नेक्स्ट अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2024 वो ओपन होंगी अराउंड अप्रैल, और आई होप सो कि आपको जो अप्लाई करने का मेथड है वो भी क्लियर है। बट इफ़ यू स्टिल हैव एनी कन्फ्यूजन regarding the MEC scholarship program for undergraduate 2024, you can definitely ask me. I will try to answer your question as soon as possible. So that's all from today's video. Meet you in the next one. Till then, Allah Hafiz.